हेलो, गुड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। आज फिर से हम आप लोगों के सामने टॉप क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कल के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहतर होने वाली है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कौन कौन से आते हैं, क्या क्या है इसमें दिया गया प्रश्नों के, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है यहाँ पर, परिस्थितिकी क्या है और इसके विभिन्न घटकों का वर्णन करना है। परिस्थितिकी अर्थात कहने का अर्थ होता है कि परिस्थितिकी, जिसे हम लोग इंग्लिश में इकोलॉजी कहा जाता है, ये कहते हैं, और यह विज्ञान की एक शाखा मानी जाती है। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों जैसे सजीव, जितने भी सजीव होते हैं, ये सभी सजीवों का संबंध उसके वास स्थानों में जितने भी पाए जाते हैं निर्जीव वस्तुएं, ये सभी से रिलेटेड होता है। ये सभी के बीच संबंधों को ही कहा जाता है पारिस्थितिकी अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र। ये कहा गया कि पारिस्थितिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवधारु अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं और उसके वातावरण के बीच आपसी संबंध को अध्ययन करती है, और यह बताती है कि कैसे पौधे, जानवर, इंसान एक दूसरे पर अपने आसपास की प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, और जिन्हें हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। अब यही शब्द पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसके घटक जो होते हैं, जैसे सजीव और निर्जीव अर्थात जिन्हें हम लोग जैविक घटक और अजैविक घटक के रूप में जानते हैं। इस पारिस्थितिकी तंत्र का जनक जो है, यह भारत में रामदेव मिश्र को कहा जाता है। रामदेव मिश्र, जो भारत में इस पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सबसे पहले बताया गया था, इन्होंने बताया था। अब उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि घटक कौन कौन से हैं, इसके पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आपके सामने दिया गया है कि जैविक घटक, जिन्हें हम लोग बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ये बायोटिक कंपोनेंट, ये पर्यावरण के जीवित, जो भी जीवित पदार्थ होती है, जीवित जो भी जीव होते हैं, जैसे सजीव होते हैं, अब उसके कार्य आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जितने भी सजीव हैं, इस पर्यावरण में उपस्थित जितने भी सजीव होते हैं, ये सभी सजीवों को जैविक घटक कहा जाता है, या जैविक घटक हम लोग कहते हैं, या जैविक कारक भी कहते हैं इसे। अब सबसे पहला बताया गया उत्पादक। उत्पादक मुख्य रूप से हरे पौधे या हरे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, ये सबका सब उत्पादक होते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि उत्पादक को प्रोड्यूसर कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधे आते हैं, और ये सूर्य से प्रकाश की मदद से, सूर्य द्वारा अर्थात सूर्य के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करता है, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही अपना भोजन को स्वयं बनाता है। अब यह स्वयं प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन की क्रिया करते हैं, अर्थात भोजन को, संरचना को बनाते हैं, जिन्हें हम लोग स्वपोषित, स्वयं यह सेल्फ डिपेंडेबल होता है, एक सूर्य से ही ऊर्जा को प्राप्त करके अपना भोजन बनाता है। अब जिन्हें हम लोग उत्पादक कहते हैं। सबसे पहले घटक था ये उत्पादक। दूसरी घटक है उपभोक्ता। उपभोक्ता जिसे हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। तो ये उत्पादक, और इस उत्पादक से हरे पेड़ पौधे और इनसे जो भी विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, ये सभी उत्पादों को ग्रहण करने वाले जीवों को उपभोक्ता कहते हैं। अब जिन्हें हम लोग इंग्लिश में कंज्यूमर कहते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और नहीं बना सकते हैं, ये पौधे या अन्य किसी जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये कंज्यूमर जो होते हैं, यह हमेशा एक दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, या पादप द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ या अन्य पादपों पर भी निर्भर होते हैं, या पादप से जो उत्पाद तैयार होते हैं उस पर डिपेंड होते हैं। तो अब उसके आगे हम लोग जानते हैं कि ये जीव शाकाहारी होते हैं। ये जीव जो होते हैं, ये शाकाहारी, जो केवल पौधे को खाते हैं, जैसे में गाय भी होती है, और विभिन्न प्रकार के जैसे भैंस होते हैं, खरगोश होते हैं, ग्रास होपर होते हैं, ये सब का सब जो होते हैं वह उपभोक्ता कहलाती है। और उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार के श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक, चतुर्थ, ये सभी उपभोक्ताएं होते हैं। अब उसके आगे जानते हैं, ये दूसरी पढ़ने के बाद तीसरे कारक कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं। अब तीसरा कारक से पहले कुछ एग्जाम्पल इसके भी बताए गए हैं, ध्यान से देखेंगे कि मांसाहारी, कुछ
उपभोक्ता जो होते हैं वह मांसाहारी होते हैं, जो दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये घास है, और यहां पर घास को खाने वाला जैसे ग्रासहॉपर होते हैं या गाय होती है, या विभिन्न प्रकार के जो शाकाहारी जीव होते हैं, और इसे खाने वाला मेढक होती है, और इसको खाने वाला सर्प होते हैं, यानी जिसे सांप कहते हैं। अब यहाँ घास जो होते हैं जिन्हें उत्पादक कहते हैं, और ये सभी के सभी जो होते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। ये उपभोक्ता को उसके भोजन के आहार श्रृंखलाओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। अब ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, ये सेकेंडरी जो होते हैं ये टर्शियरी अर्थात तृतीयक उपभोक्ता हो जाती है। अब यहां जान रहे हैं कि सर्वाहारी, सर्वाहारी जो जीव, यहां पर जो जीव होते हैं मांस और पौधे, जो पौधे और मांस दोनों को खाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाहारी जीव कहते हैं। और तीसरी पॉइंट आता है अपघटक। सबसे पहला, पारिस्थितिक तंत्र के तीन मुख्य दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। तो सबसे पहला जैविक घटक में दो भाग हो जाए, ये तीन भाग हो जाते हैं, एक उपभोक्ता, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो सबसे पहला ये पढ़े थे उपभोक्ता के बारे में, उत्पादक के बारे में पढ़ लिए, और लास्ट होते हैं अपघटक, जिसे हम लोग डीकंपोजर कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव, ये डीकंपोजर के रूप में सूक्ष्म जीव आते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे वे कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया होती है, ये जितने भी होते हैं, ये जैसे बैक्टीरिया, कवक, और जो ये करते क्या है, तो ये अपघटक क्यों कहलाते हैं? जैसे मृत पौधे या जानवरों के अवशेषों को सड़ा गलाकर उन्हें मृदा में विस्थापित कर देता है, मिट्टी में विस्थापित कर देता है, मिट्टी में मिला देता है, अपघटित कर देता है, इसलिए इन्हें हम लोग अपघटक कहते हैं। और जिससे मृदा में मिलाने से मृदा की पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, और इससे फसल की उत्पादक क्षमता और अधिक बढ़ जाती है, जिसे पोषक तत्वों का चक्र जो होती है वो बनाए रखने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट के बारे में जानते हैं, अजैविक घटक। सबसे सेकेंड टॉपिक जो है इसके अजैविक घटक। सबसे पहला पढ़े थे हम लोग जैविक घटक के बारे में। जैविक घटक जो भी सजीव होते हैं वो सभी को जैविक घटक कहते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली, इस पर्यावरण में पाई जाने वाले जितने भी सजीव पदार्थ होते हैं उसको जैविक घटक कहते हैं। उसके तीन भाग थे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। लेकिन अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग अजैविक घटक। अजैविक घटक को अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। इसमें ये पर्यावरण के जितने भी निर्जीव या भौतिक तत्व होते हैं, जिन्हें हम लोग निर्जीव पदार्थों को ही अजैविक घटक कहते हैं, जो पर्यावरण में जीवित रहने के लिए अनिवार्य होता है। जैसे में जल होती है, वायु होती है, मृदा होते हैं, और विभिन्न प्रकार के जैसे जलवायु कारक यानी सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा और नमी, हवा, ये सभी के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। अर्थात किसी प्रकार के जीवों को जीवित रहने के लिए ये अजैविक कारकों का होना अनिवार्य होता है। तो अब यहां पर जानते हैं दूसरा कारक बताया जा रहा है इसमें कि कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ जैसे में जल होती है, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, एवं विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं। ये सभी यदि उपलब्ध होती है पृथ्वी पर, तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीवों को उत्पादित करने के लिए यह सक्षम होती है। यदि इसके अभाव हो जाने से ही विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के नष्ट होने की संभावना अधिकांश होती है। अब नेक्स्ट है कार्बनिक पदार्थ। प्रोटीन होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा, जो जीवन का आधार माना जाता है। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये खनिज, लवण, जितने भी पदार्थ होते हैं, यही मनुष्य को या किसी भी जीव जंतुओं के शरीर में पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होती, तो उसकी शारीरिक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे उसकी और निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपके सामने, खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला को समझाइए। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला को समझाना। खाद्य जाल का अर्थ होता है जैसे विभिन्न प्रकार के विभिन्न पोषण रीतियों के जीव, जिसमें उत्पादक भी होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता एक दूसरे से, विभिन्न प्रकार के पोषण रीतियों के जीव जो होते हैं एक दूसरे से आहार के माध्यम से, भोजन करने के अर्थात पोषण के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ करके आड़े तिरछे रूप में जुड़े होते हैं, अर्थात एक श्रेणी में नहीं जुड़ करके। जैसे यहां पर घास है, इस घास को खाने के लिए कोई ग्रास होपर, अर्थात ग्रास होपर जैसे एक शाकाहारी जीव है, और
कोई हो सकता है यहाँ पर गाय भी हो सकती है, ये खा गई। यदि हो सकता है कुछ खरगोश होते हैं और विभिन्न प्रकार के शाकाहारी जीव। अब उसके बाद जैसे ये घास को खाने वाले तो ये शाकाहारी जीव हो गए, ग्रास हॉपर को खाने वाले कभी मेढक हो गए, और मेढक को खाने वाले ये सांप हो गए। तो ये जान रहे हैं कि ये जीव जो है एक दूसरे से श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ा हुआ है। ये सांप जो है इस मेढक को खा रहा है तो यहां जुड़ा हुआ है, ये सांप जो है इस खरगोश को भी खा जाता है अर्थात ग्रास हॉपर को भी खा जाता है। तो यहां जान रहे हैं कि ये सभी एक दूसरे से आड़े तिरछे रूप में जुड़े हुए, एक श्रेणी क्रम में नहीं जुड़े, एक श्रृंखला में नहीं जुड़े हुए। तो विभिन्न प्रकार के पोषण रीतियों के जीव जो होते हैं कि आहार या पोषण के माध्यम से आड़े तिरछे रूप से जुड़े होते हैं, अर्थात एक श्रेणी में नहीं जुड़ करके ऊपर नीचे आगे पीछे या आड़े तिरछे जुड़े होते हैं और जुड़ करके एक जाल जैसी संरचना का निर्माण करती है, जिन्हें हम लोग आहार जाल कहते हैं। और इसमें जीव अनिश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, अनिश्चित क्रम में उन्हें पोषण की मात्रा मिलती है, क्षमताएं उतना अधिक नहीं मिलती है, ऊर्जा की डेवलपमेंट अधिक नहीं होती। अब उसके आगे जानते हैं हम लोग। बताया गया यहाँ पर कि जिन्हें आहार जाल या खाद्य जाल भी कहते हैं, तथा जब जीव आहार के माध्यम से जुड़ करके एक श्रृंखला का निर्माण करती है, एक श्रृंखला जैसे में घास, ये घास को खाने वाली ग्रास हॉपर हो गए, और ये ग्रास हॉपर को खाने वाली ये जीव हो गए सांप, और सांप जो हो जाते हैं इसको खाने वाले बाज हो गए। तो ये एक दूसरे से एक श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो जिन्हें एक श्रेणी क्रम में आहार के माध्यम से जोड़ जोड़ करके जीव एक श्रृंखला का निर्माण करती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला या आहार श्रेणी क्रम भी कहते हैं इन्हें। अब देखेंगे इसमें जीव एक दूसरे से एक निश्चित अनुक्रम में जुड़े होते हैं, एक निश्चित श्रेणी क्रम में जुड़ करके ही एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं आहार के माध्यम से, इसलिए इन्हें आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं हम लोग। अब देखेंगे ये प्रश्न है ब्लास्टोसिस्ट क्या है, इसके निर्माण की प्रक्रिया को समझाएं। तो ब्लास्टोसिस्ट के बारे में समझते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट सबसे पहले नर एवं मादा के युग्मकों के संलयन अर्थात निषेचन के फलस्वरूप का निर्माण होता है यह प्रक्रिया। तो अब ये जानते हैं निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वह मादा के फैलोपियन नली में होती है। तो फैलोपियन नली में निषेचन के फलस्वरूप जैसे ये अंडाणु होते हैं और ये शुक्राणु होती है, तो ये शुक्राणु जब एक दूसरे से संलयन होता है, अंडाणु से संलयन होता है, तब यह निषेचन कहलाता है। और ये निषेचन होने के फलस्वरूप, निषेचन जब हो जाती है तो निषेचन के फलस्वरूप बनता है एक बड़ा सा युग्मनज। ये युग्मनज को हम लोग इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं और हिंदी में युग्मनज कहते हैं। अब यह जानते हैं कि ये युग्मनज जो होती है इसमें होता है विभाजन की प्रक्रिया, अर्थात यही विभाजन की प्रक्रिया को कहते हैं विदलन। और ये विभाजन जब हो जाती है जिसे विदलन कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में इसे क्लीवेज कहते हैं। और ये विदलन प्रक्रिया के फलस्वरूप युग्मनज की एक कोशिकाएं जो होती है यह 1 से 2 भागों में बढ़ जाती है, 2 से फिर पुनः 4 भागों में बढ़ जाती है,